दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन 1 का जो बाकी बचा हुआ है वो सब पढ़ेंगे। और ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं इससे हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। छोड़ के जाने का मतलब है कि आप एक नंबर छोड़ करके जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग इसे पढ़ेंगे आपेक्षिक परावैधुता। आपेक्षिक परावैधुता जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए, होता क्या है रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि अपेक्षिक परावैधुता। तो इसको जानने से पहले आप जान लीजिए केवल परावैधुता के बारे में। तो देखिए, प्रत्येक माध्यम का एक गुण होता है जो दो आवेशों के बीच में यदि रख दिया जाए तो बल के प्रभाव को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आवेश है और एक आवेश यहाँ है आपका, और दोनों के बीच में माध्यम हवा है और इसके बीच बल लग रहा है 10 न्यूटन का, और इसके बीच में यदि हम कोई किताब या कॉपी रख देते हैं दोनों आवेशों के बीच में तो बल का मान पहले से कम हो जाएगा। इस प्रकार समझिए, जैसे एगो आवेश Q1 है एगो Q2 है और दोनों के बीच में माध्यम हवा है। अब मान के चलते हैं कि बल का जो मान है इसका वो 10 न्यूटन है। हम क्या करते हैं कि दोनों आवेश के बीच में कोई माध्यम रख देते हैं। माध्यम कहने का मतलब कि आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉपी, किताब, कलम, आपको जो मन करे उसमें रख दीजिए। तो जब दोनों के बीच में आप माध्यम रखिएगा तो इसके में बल का मान जो है पहले से कम हो जाता है। बल का मान पहले से कम होता है कहने का मतलब है कि बल का मान 10 न्यूटन से कम हो जाएगा, 8, 6, 5 इस प्रकार से। तो ये जो माध्यम का गुण होता है जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के प्रभाव को पहले से कम कर देता है, तो माध्यम के उस गुण को हम लोग केवल परावैधुता कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल परावैधुता कहते हैं। और हवा और निर्वात को छोड़ करके किसी भी माध्यम के परावैधुता को हमेशा एप्सिलॉन से लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन पढ़ते हैं। हवा और निर्वात को छोड़ करके किसी माध्यम के परावैधुता को एप्सिलॉन से लिखा जाता है, लेकिन निर्वात के परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। निर्वात या हवा के परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं और किसी भी माध्यम के परावैधुता को एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो अब देखिए, अपेक्षिक परावैधुता क्या होता है कि देखिए, ई हो गया आपका किसी माध्यम के परावैधुता और ई वाला हो गया आपका निर्वात के परावैधुता। तो परिभाषा भी इसका होता है कि किसी माध्यम की परावैधुता, तो किसी माध्यम की परावैधुता एप्सिलॉन होता है, और निर्वात की परावैधुता जो कि एप्सिलॉन नोट होता है, के अनुपात को, अनुपात मतलब भागा को के अनुपात को अपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। और अपेक्षिक परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। तो अपेक्षिक परावैधुता का फॉर्मूला होता है आपका किसी माध्यम की परावैधुता बटा में मुक्त आकाश की परावैधुता। तो माध्यम के परावैधुता के एप्सिलॉन से लिखते हैं और मुक्त आकाश के परावैधुता के एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका अपेक्षिक परावैधुता का फॉर्मूला एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए, हवा के लिए अपेक्षिक परावैधुता का जो मान होता है एप्सिलॉन आर का जो मान होता है आपका, ये होता है 1.0059 होता है, और निर्वात के लिए अपेक्षिक परावैधुता का मान 1 होता है। तो देखिए, हवा और निर्वात के लिए लगभग सेम होता है, क्योंकि इसको जब राउंडिंग ऑफ कीजिएगा तो यह भी लगभग किसके बराबर आ जाएगा? तो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। और धातु के लिए किसी माध्यम के परावैधुता जो होता है अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। और जल के लिए या शुद्ध जल के लिए अपेक्षिक परावैधुता का मान कितना होता है? 80 होता है। ये चारों आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी कभी कभी एग्जाम में एक आध गो ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है। तो ये समझ गए आप। अब देखिए, अपेक्षिक परावैधुता समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल को अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। विद्युत बल जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए इसमें कि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। जैसे कि आवेश के गुण में पढ़े थे पिछला वीडियो में
कि समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और असमान आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है तो उसी बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो इस हिसाब से विद्युत बल आपका दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? तो एक हो गया आकर्षण बल और एक हो गया प्रतिकर्षण बल। अब विद्युत बल का परिभाषा क्या हुआ कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। और विद्युत बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। विद्युत बल को F से सूचित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। विद्युत बल आपका क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिसमें परिमाण दिशा दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और इसका मात्रक आपका न्यूटन होता है और इसका बीमा जो होता है mL/2 होता है। ठीक, तो विद्युत बल के बारे में आप लोग जान गए कि F से सूचित करते हैं। कभी कभी देखिएगा कि विद्युत बल को F से नहीं, कभी कभी FE से भी लिखा जाता है। तो वो कब लिखा जाता है? जब एक से अधिक बल एक साथ काम करते हैं तब वहाँ पर विद्युत बल के लिए संकेत F नहीं होता है, विद्युत बल के लिए संकेत FE होता है। तो इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल। अब देखिए दो आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लगता है तो उस बल के बारे में सबसे पहले कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कौन? C.A. कूलम्ब। उनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। C.A. कूलम्ब का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। ये जो है फ्रांस के वैज्ञानिक है। और दो आवेश एक दूसरे को किस प्रकार से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं इसके बारे में क्या किए कि नियम दिए हैं। तो नियम क्या दिए हैं चलिए हम लोग जान लेते हैं इनका नियम। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है यहाँ पर Q2 और दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान के चलते हैं कि R है। दो आवेशों के बीच की दूरी R है। यदि दोनों आवेश सेम हुआ तो यह दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और यदि विपरीत प्रकृति का हुआ, एक धन आवेश ऋण आवेश, तो यह आकर्षण बल लगाएगा। तब कूलम्ब का जो नियम था दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल के बारे में, तो इन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल का मान होता है, बल मतलब F समझिएगा, ठीक ना, बल मतलब फोर्स है। तो इनका कहना है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F दोनों आवेशों के गुणनफल, तो लिख देंगे Q1 × Q2 के समानुपाती होता है। क्या बताए थे? पहला नियम इनका है, कूलम्ब का पहला नियम है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल का मान, विद्युत बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। परिमाण का गुणनफल मतलब होता है कि यदि चार्ज नेगेटिव भी रहेगा तो उसमें मोड लगाना है आपको, चार्ज पॉजिटिव भी रहेगा तो मोड लगाना है। चार्ज के परिमाण को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगाते हैं। तो पहला नियम तो हो गया इनका कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो हो जाएगा Q1 × Q2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा इनका नियम है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल का मान, दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये लिख देंगे F समानुपाती 1/r²। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए हैं दूसरा नियम वाला में। तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। तो देखिए दोनों समीकरण का LHS में बल है और RHS में अलग अलग राशि है, यानी कि दोनों एक ही राशि के समानुपाती है। तो हम लोग लिखेंगे F समानुपाती Q1 × Q2 बटा में R², जहाँ F बराबर क्या हो जाएगा K × Q1 × Q2 बटा में R²। देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो वहाँ एक नियतांक रखा जाता है और नियतांक यहाँ पर रखा गया है K। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या कि जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, ठीक, K आपका नियतांक हो गया। आज देखिए ये जो K है ना, तो K का एक मान होता है। K का मान क्या होता है? तो CGS पद्धति में K बराबर 1 होता है।
CGS पद्धति में k बराबर 1 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि CGS पद्धति में CGS पद्धति मतलब सिस्टम में क्या होता है, k बराबर आपका 1 होता है। लेकिन SI पद्धति में k बराबर कितना होता है आपका, तो SI पद्धति में k बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और देखिए SI पद्धति में k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हुआ, और इसका वैल्यू जो आपका होता है 9 गुना 10 के पावर 9। अब मात्रा क्या होता है इसका, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर इसका होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर इसका आपका मात्रक हो जाता है किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का ये मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर इसका। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि CGS इसमें A बराबर आपका इतना है फॉर्मूला, A बराबर लिखे थे हम K इंटू Q1 इंटू Q2 बटन में R स्क्वायर। तो इसमें क्या कीजिए यहाँ पे कि K के स्थान पर उसका मान पुट कर दीजिए, तो A बराबर K के स्थान पर मान क्या पुट कर देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटन में R स्क्वायर। अब देखिए ये जो फार्मूला हुआ ये SI पद्धति में है, SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना। तो यही आपका कूलम्ब के नियम का समीकरण हो गया, यहाँ नीचे लिख लेंगे कि यही कूलम्ब के नियम का समीकरण है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि CGS पद्धति में k का मान 1 होता है और SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो आगे जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे। इसलिए आप याद रखिएगा, कभी कभी ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में पूछ दिया है एक आध दो बार, तो उस पर्पस से भी आप याद कर लीजिएगा, यानी कि मेनली जो है आपको याद ही करना है किसी तरह से। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एप्सिलॉन नोट आया है आपका, इसमें एप्सिलॉन नोट आया है, तो एप्सिलॉन नोट जो है क्या होता है, तो एप्सिलॉन नोट जो है मुक्त आकाश की परावैधुता होता है। मुक्त आकाश यानी कि निर्वात की, तो इसको निर्वात की परावैधुता भी कहते हैं, निर्वात की परावैधुता एप्सिलॉन नोट को हम लोग कहते हैं। और देखिए इसका मान होता है आपका 8.854 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको देखिए कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर, ये बटा में है तो इसको न्यूटन इन्वर्स और मीटर इन्वर्स आपका 2 हो जाएगा। कभी कभी देखिए इस प्रकार से भी लिखा जाता है एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा बार इसी फॉर्म में आता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इन्वर्स। फैराडे मीटर इन्वर्स होता है, सॉरी फैराडे नहीं फैराड होता है, फैराड मीटर इन्वर्स होता है। तो ई वाला आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जो मुक्त आकाश की परावैधुता यानी कि निर्वात की जो परावैधुता है उसका मान कितना होता है, तो 8.854 गुना 10 के पावर -12 फैराड मीटर इन्वर्स। इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी इस फॉर्म में भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मान तो आप लोग याद कर लिए, इसका मात्रक भी जानिएगा कि फैराड मीटर इन्वर्स होता है या कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 होता है। इसका देखिए मात्रक निकाला कैसे जाता है, तो उसके लिए हम पहले मेटारियल खोज लेते हैं। हाँ मिल गया। उसके बाद देखिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जो फार्मूला दिया हो रहता है उसी से हम लोग इसका मात्रा का बीमा निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए हम पहले फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला क्या है आपका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। आप यहाँ लिख लीजिएगा कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक, एप्सिलॉन नोट का मात्रक यानी कि हमको निर्वात की जो निर्वात है आपका उसकी हमको परावैधुता का मात्रक ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए कि एप्सिलॉन नोट के यहाँ पर इंटू में भेज दीजिए और उसको वहाँ पर डिवाइड में भेज दीजिए। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई F है Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो 4 है वो नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है।
पाई जो है उसका मान 22/7 होता है, तो वो भी एक प्रकार का नंबर हो गया नियतांक, उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन बल का मात्रक होता है तो 1/न्यूटन लिख देंगे। देखिए आवेश है तो Q1 आवेश है तो इसका मात्रक कूलम, और दूसरका का भी कूलम, अब बटा में मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नोट बराबर ऊपर हो जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, कूलम स्क्वायर अब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को आप इन्वर्स में भी ले जाकर लिख सकते हैं। कैसे, तो कूलम स्क्वायर और न्यूटन इन्वर्स और मीटर इन्वर्स 2। इसमें देखिए दोस्तों ये आपका हो गया, इसका मात्रक हो गया जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो इसको देखिए और ध्यान रखिएगा, इसमें जो 1 फैराड होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 फैराड बराबर आपका होता है 1 कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स और मीटर इन्वर्स होता है। तो देखिए यहाँ पर मीटर इन्वर्स 2 है, तो इसके जगह पर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट बराबर कूलम स्क्वायर और न्यूटन इन्वर्स। और देखिए मीटर इन्वर्स 2 है तो एगो मीटर इन्वर्स बराबर हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक। और देखिए ये हो गया आपका 1 फैराड हो गया, 1 फैराड बराबर आपका इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नोट बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा फैराड और मीटर इन्वर्स। तो ये आपका हो गया दूसर का मात्रक। तो देख रहे हैं कि इसका कई गो मात्रक हो गया, 2 गो मात्रक हो गया। तो एग्जाम में कोई लेकिन एक पक्का पूछता है। इसके बाद देखिए इसका हम बीमा निकालते हैं कि जो मुक्त आकाश की परावैधता है, लेकिन निर्वात की परावैधता, उसका बीमा क्या होता है। तो इसका देखिए बीमा जानने के लिए आप क्या कीजिए कि जो फार्मूला है पहले उसी को लिखिए। इतना का बीमा, बीमा मतलब LIC नहीं, बीमा मतलब डायमेंशन, ठीक ना। इसके लिए फार्मूला लिखिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मान यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। अब सबका बीमा पुट कर दीजिए, सबका बीमा पुट कर देंगे। 1/4 पाई का बीमा नहीं होता, लेकिन बल का होता है MLT इन्वर्स 2 होता है। आवेश का होता है 80 और इसका भी हो जाएगा आपका 80 बटा में L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी का L होता है। अब देखिए ऊपर में जो है ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे में देखिए क्या हो जाएगा MLQ T इन्वर्स 2। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाइएगा तो साइन चेंज हो जाता है। M को ले जाएगा तो M इन्वर्स, L को ले जाएगा तो L इन्वर्स 3 और T स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब पहले से आपका है A स्क्वायर और T स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नोट बराबर का हो जाएगा आपका M इन्वर्स L इन्वर्स 3 T के पावर 4 और A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मुक्त आकाश या निर्वात के प्रवैधता का बीमा हो गया। इसके बाद देखिए इसका बीमा याद रखने का एगो हॉट ट्रिक है। हॉट ट्रिक मतलब ये नहीं कि पढ़ के एकदम पूरा गर्मी लगे लगे पसीने पसीने हो गया। हॉट ट्रिक मतलब याद करने का एक शॉर्ट मेथड है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इसके बीमा को, तो आपको याद रखना पड़ेगा माल्ट, ठीक ना। क्या माल्ट, गलती कोई नहीं सुना है जी, माल्ट बोल रहे हैं MALT, ठीक। और उसके बाद उसके नीचे क्या कीजिए कि 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4। आप कोई पीछे से मत बोल दीजिएगा कि देवी जी की जय जयकार, कैसे कि देवी जी के हमेशा जय जयकार ही रहता है। तो देखिए माल्ट 1 2 3 4 आप कह सकते हैं देवी जी की जय जयकार, लेकिन फिर भी देखिए लिख दिए हम। अब क्या कीजिए कि देखिए अल्टरनेट दीजिए, अल्टरनेट साइन देना है। एक में माइनस, दूसरा पर प्लस, तीसरा में माइनस और चौथा पर प्लस। तो देखिए यही पावर एक में चढ़ा दीजिए, जो पावर चढ़ाना है आपको M के पावर -1 A के पावर +2 L के पावर -3 और T के पावर 4। डायमेंशन का सबसे खासियत है कि MLT और A जो है ना, तो उसमें से आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि उस सब को हम लोग लिख सकते हैं आगे पीछे। तो याद हो गया होगा कि माल्ट लिख दीजिएगा 1 2 3 4 और उसके बाद अल्टरनेट साइन दे देना है, पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हो गया आपका याद करने की आवश्यकता क्या है। इसका मेन सबसे ज़्यादा आपका डायमेंशन और मान पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए ये तो आप लोग पढ़ लिए।
इसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है कि जैसे ई जो फार्मूला हम कूलम नियम के निकाले थे ना, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वही बटा ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये कब होता है, जब दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम ना होकर के निर्वात या हवा रहता है। जैसे यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ आवेश Q2 है, तो दोनों के बीच में जब माध्यम निर्वात होता है या हवा होता है तब जाके ये फार्मूला होता है, ठीक ना। लेकिन जब कोई माध्यम होगा दोनों आवेशों के बीच में, समझ लीजिए जैसे यहाँ पर आवेश Q1 है और यहाँ पर आवेश Q2 है और दोनों के बीच में क्या है, कोई माध्यम है। तो देखिए दोस्तों, माध्यम के परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे किसी माध्यम के परावैधुता को। अब देखिए जो फार्मूला होगा ना दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, तो फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई। ये हम लोग एप्सिलॉन नोट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नोट कब होता है, जब दोनों के बीच में माध्यम निर्वात या हवा होता है तब। और यहाँ सॉरी, यहाँ पर माध्यम है, माध्यम के लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला कब काम करता है, जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या हवा ना होकर कोई माध्यम होता है तब। माध्यम मतलब ईंटा पत्थर हम भी चल जाएंगे तो हम भी वो माध्यम हो जाएंगे। लेकिन देखिए इस फार्मूलों को हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे, तो देखिए अभी आपको हम पढ़ाएं आपेक्षिक परावैधुता। यहाँ पढ़ाए ना कि चूंकि आपेक्षिक परावैधुता बराबर होता है किसी माध्यम की परावैधुता बटा में निर्वात की परावैधुता, तो इससे एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो देखिए ई फार्मूला जो आपका है ना एप्सिलॉन बराबर, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम कौन चीज, F बराबर 1/4 पाई आ एप्सिलॉन के मनवा कितना रखेंगे जी, तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर आ Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूला को हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करके, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी फार्मूले ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कि जैसे कि इस साल पूछ लेता है कि विद्युत बल का समीकरण क्या होता है, तो जिनको याद होगा कि F बराबर इतना होता है वो डायरेक्ट याद कर लिए होंगे, मार दिए होंगे, एक नंबर आ गया होगा। तो उसी प्रकार से आप भी याद कर लीजिएगा, पता नहीं कौन कब पूछ दे। लेकिन हाँ ये गारंटी है कि पढ़ाया हुआ से कभी भी आज तक ना एक सवाल पूछा है। हमको लगता है कि जिस तरह से पूछ रहा है तो उस तरह से एक भी सवाल नहीं पूछेगा आपके सिलेबस से बाहर। कितना तो जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर आज तक फिजिक्स कभी पूछा ही नहीं, 2013 से लेकर के आप 22 तक ले। देखिए आगे क्या होता है नहीं जानते हैं भविष्य के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नोट के हम मान, सॉरी एप्सिलॉन के मान रख दिए, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन आर गुना में लिख दीजिए इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो ऐसा हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इतना के जो मान है हमको मालूम है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो इसको भी घेर के लिख लीजिए बक्सा में, ताकि भागे नहीं, ठीक ना। भाग जाएगा तब बड़ा दिक्कत कर देगा, 1 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद देखिए कूलम के नियम जो था वो हम आपको पूरा बता दिए, और इससे जुड़ा हुआ और देख लीजिए एक फार्मूला, जैसे जो एप्सिलॉन आर के जो थी ना फार्मूला ना, इसे देखिए हम लोग वो निकालते हैं दूसरा फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या होता है कि जैसे फार्मूला होता है आपेक्षिक परावैधुता के लिए, आपेक्षिक परावैधुता के लिए जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट, ये तो आप समझ गए होंगे। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है अपेक्षिक परावैधुता का परिभाषा। इसको एक और नाम से जानते हैं अपेक्षिक परावैधुतांक, या परावैधुतांक के नाम से भी केवल जानते हैं अपेक्षिक परावैधुता को। और इसका एक और फार्मूला होता है आपका, वो फार्मूला क्या होता है कि एप्सिलॉन आर बराबर एफ एयर बटा में एफ मीडियम। तो कहिएगा सर ई का होता है, तो देखिए ई का होता है आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर एगो आवेश है Q1 आ यहाँ पर एगो आवेश है Q2 आ दोनों के बीच की दूरी कितना है R, आ दोनों के बीच में मान लीजिए कि हवा है माध्यम या निर्वात भी आप मान सकते हैं, हवा या निर्वात। तो इसके बीच देखिए दोनों आवेश के बीच की दूरी R है और इसके बीच माध्यम है हवा। तो इसके बीच लगने वाला जो बल होगा उसको लिख रहे हैं F एयर, F एयर। मान लीजिए कि यही दोनों आवेश है और उतना ही दूरी पर है, कितना दूरी पर था, R दूरी पर, लेकिन अब की दोनों के बीच में कोई माध्यम है।
तो माध्यम है तो बल का मान जो है पहले से घट जाता है, क्योंकि माध्यम जो होता है उसका गुण होता है जिसके कारण बल का विरोध करता है, तो बल का मान पहले से घट जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान है एफ मीडियम। एफ मीडियम क्यों? क्योंकि माध्यम में लग रहा है। तो देखिए आपेक्षिक परावैधुता की एक और परिभाषा हो जाएगा कि दो आवेशों को निर्वात या हवा में रखने पर, दो आवेशों को निर्वात या हवा में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल यानी कि एफ एयर, और उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर रखने पर, उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर रखने पर लगने वाला बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। तो एक और परिभाषा हो गया, क्या सुने? तो दो आवेशों को निर्वात या हवा में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल यानी कि एफ एयर या एफ भैकम अब बटा यानी कि अनुपात है, उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। हो गया है आपका। और यदि आपको पढ़ाई जो है अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को आप शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे हमको मतलब नहीं है। शेयर करके उन छात्रों के पास जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो और इसमें जो है और भी टॉपिक है, लेकिन बहुत कम टॉपिक है जिसको मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। और जैसे ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा तो चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा लेसन 1 का, तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो पढ़ा रहा हूं और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि उससे हमको मालूम है, पढ़ाते पढ़ाते सब आइडिया हो गया है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो लगभग जानकारी है, एग्जैक्ट तो वही जाने जो क्वेश्चन सेट करता है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।